अच्छा, क्या सबको लगता है कि वो जानते हैं हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? जो कुछ भी हमने स्कूल में पढ़ा था, हो सकता है अब वो पूरी तरह से सच ना हो। तो आज हम अंतरिक्ष के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अब सब सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, पर रुकिए, शायद उतना आसान भी नहीं है। अगर दिमाग में सबसे पहला नाम प्लूटो आया है तो बिल्कुल ठीक सोचा है। अरे सालों तक तो हम सबने यही पढ़ा और सुना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। साल 2006 में एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया, जिसने हमारी साइंस की किताबों को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल ये है कि हमारे 9वें ग्रह प्लूटो के साथ आखिर हुआ क्या। देखिए, कहानी शुरू हुई 1930 में, जब प्लूटो को खोजा गया और उसे हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया। और करीब 75 साल तक सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को प्लूटो के आसपास कुछ और चीजें भी मिली और यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए। तो इस पूरी बहस को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे शॉर्ट में आईएयू कहते हैं, ने मिलकर कुछ नियम बनाए। उन्होंने तय किया कि किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। और बस यहीं पर प्लूटो के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। देखिए, वो पहली 2 शर्तें तो पूरी करता है, मतलब वो सूरज का चक्कर भी लगाता है और उसका आकार भी लगभग गोल है। लेकिन वो तीसरी और सबसे जरूरी शर्त पर आकर फेल हो गया। वो तीसरी शर्त थी कि उसकी ऑर्बिट यानी कक्षा बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जिसमें कोई और चीज ना हो। पर प्लूटो की ऑर्बिट में और भी बहुत कुछ है, इसीलिए उसे एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह। इसका मतलब ये नहीं कि वो खास नहीं है, बस वो अब ग्रहों वाले क्लब का मेंबर नहीं रहा। और हाँ, एक मजेदार बात, प्लूटो का नाम 1930 में वेनेशिया बर्नी नाम की एक 11 साल की लड़की ने रखा था। एक ऐसा नज़ारा जो आसमान में किसी जादू की तरह लगता है। ये बहुत सिंपल है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है। मतलब पृथ्वी की परछाई सीधे चांद पर पड़ती है। अब ये जो परछाई है, इसके भी 2 हिस्से होते हैं। पहला है पेनम्ब्रा यानी उपछाया। इससे आप हल्की फुल्की परछाई समझ सकते हैं। जब चांद इस हिस्से से गुजरता है तो वो बस थोड़ा सा धुंधला दिखता है, ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब चांद दूसरे हिस्से यानी अंबरा में जाता है। ये परछाई का सबसे गहरा डार्क वाला हिस्सा है, और जब चांद इसमें पूरी तरह से डूब जाता है तब हमें दिखाई देता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। और इसी वक्त चांद कभी कभी लाल रंग का हो जाता है, जिसे लोग ब्लड मून भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर चांद लाल क्यों हो जाता है? नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो फिजिक्स का एक खूबसूरत कमाल है। होता ये है कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो बाकी सारे रंग तो बिखर जाते हैं, लेकिन लाल रंग की रोशनी मुड़कर चांद तक पहुंच जाती है, और यही लाल रोशनी चांद को एक हल्की सी लाल चमक देती है। अच्छा, अब आसमान में होने वाली एक और बहुत कॉमन चीज की बात करते हैं, जिसे हम सबने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, टूटता हुआ तारा। हम उसे देखकर विश मांगते हैं ना, पर क्या वो सच में कोई तारा होता है जो टूटकर गिर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक मीटियोरॉइड से। ये बस अंतरिक्ष में घूमता हुआ चट्टान या धूल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जब ये पत्थर का टुकड़ा बहुत तेज स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर में घुसता है तो हवा की रगड़ से इसमें आग लग जाती है और ये जलने लगता है। वही जलने की रोशनी हमें एक लकीर की तरह दिखती है, जिसे हम शूटिंग स्टार या मीटियोर यानी उल्का कहते हैं। और अगर कोई टुकड़ा इतना बड़ा हो कि वो पूरा जलने से पहले ही धरती की सतह पर आ गिरे, तब उसे कहते हैं मीटियोराइट यानी उल्कापिंड। तो देखा, एक ही चीज के 3 नाम हैं, मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। बस इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंदाजा लगाइए, हर रोज, जी हां, हर रोज करीब 2.5 करोड़ ऐसे पत्थर और धूल के कण हमारे वायुमंडल में आते हैं। शुक्र है कि ज्यादातर इतने छोटे होते हैं कि हवा में ही जल के खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब अपने सौरमंडल से बहुत बहुत दूर एक सफर पे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो शायद हमारी पृथ्वी जैसी ही हो। तो मिलिए केपलर 452b से। इसे पृथ्वी का बड़ा भाई भी कहा जाता है।
अब यह हमारी दुनिया से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पुराना है और वहाँ ग्रेविटी भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये अपने तारे से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितनी हमारी पृथ्वी सूरज से है। मतलब वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और शायद शायद जीवन भी। हाँ, ये ग्रह हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब वहां तक पहुंचना तो फिलहाल नामुमकिन है। पर इसकी खोज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे जैसा एक और ग्रह हो सकता है, तो क्या वाकई हम अकेले हैं? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।